वेलकम वेलकम वेलकम। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने शो डायना इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 7 में। आज 7वां दिन, नया सिचुएशन। बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं आज के इस सिचुएशन पर। Hello, my dear friend. Most welcome in Dalan English Words Gimmick. And with the new situation, yes, the situation is neither nefarious type people nor despotic power can bow our irrepressible Prime Minister, even amidst looming problem and irretrievable damage to the world. It is our Prime Minister, and due to their irrevocable decision to make us raring to go, and we all take the rough with the smooth. In the long run, we all are safe and sound. आज का पूरा नया सिचुएशन, तो इसमें अलग अलग तरह का वर्ड है, काफी स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज किए हैं। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं वर्ड पे, चलते हैं वर्ड पे। और आज का पहला वर्ड Nefarious. पहला वर्ड ऑफ दिस nefarious। देखिए ऐप से पहले लकीर है, इसका मतलब ऐप के ऊपर, देखिए ऐप के ऊपर लकीर है, इसका मतलब ऐप पे आपको जोर देना पड़ेगा। Nefarious क्या पढ़ेंगे? Nefarious, Nefarious यानी कि एफ को हम कैसे उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे? फॉ। देखिए दांत, ऊपर वाला दांत के नीचे आप नीचे वाले होंठ को ये करेंगे, दबाएंगे। दबाना नहीं है, थोड़ा जगह रखेंगे तो अपने आप वो सांस, हवा जो है, विंड जो है, एयर जो है निकलेगा, तो अपने आप वो आएगा बरोबर। Nefarious बोले समय थोड़ा हवा बाहर निकलना चाहिए। यदि आप उसको होठ को अंदर दबाते हैं तो आएगा nefarious। Nefarious दिस इज एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है मोरली बैड। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला एग्जाम्पल, प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ पीपल इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज। प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ पीपल इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज। प्रिपॉन्डरेंस मीन्स होता है बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में। दैट इज प्रिपॉन्डरेंस मीन्स बहुत बड़े साइज में। तो मैं ये बोला कि बहुत ज्यादा आदमी जो है आजकल मोरली बैड मैंने गलत कामों में ज्यादा संलिप्त रहता है। वो इंडल्ज मैंने उसमें संलिप्त रहना, उसको हो गया प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ पीपल इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज। सेकेंड एग्जाम्पल of this word, that is, he kept walking in and out of doors with nefarious purpose. आप देखते होंगे जो थोड़ा गलत काम करता है उसको कुछ करना रहता है, डिजोनेस्टी वर्क करना पड़ता है, तो आप देखेंगे दरवाजे से कोई बाहर भीतर जाना आना लगा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सर्च करता है कि कैसे मेरा इजी होगा कुछ करने के लिए, गलत एक्टिविटी करने के लिए। इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया, he kept walking in and out of doors with nefarious purpose। तीसरा एग्जाम्पल, नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफन फाउंड इन इलेक्शन। और इलेक्शन में ज्यादातर लोग आप देखेंगे पैसा बांटता है। पहले तो सामने खुला होता था, लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर टाइट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो छुप के करता है, पैसा बड़े पैमाने पे बांटता है। और जब वो एक्टिविटीज होता है तो उसको हम बोलते हैं नेफेरियस, मीन्स बैड, मोरली बैड। वो अच्छा नहीं है, वो नैतिक अच्छा नहीं है, बैड है, के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जिनको चुनना चाहते हैं वो चुन नहीं पाते हैं, और वो पैसे के दबाव में इलीगल तरह से वो जीत पाते हैं। इसलिए मैं सुटेबल लगा, नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफन फाउंड इन इलेक्शन। माय फ्रेंड, प्लीज पे अटेंशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन सो दैट यू नो एग्जैक्टली what the exact pronunciation or not. If you wrongly pronounce the word, automatically you can't make a place among that people, those who are well versed. और खास करके आज का जो सिचुएशन है, इसमें जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मायने रखता है, नहीं तो आप उसको उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो गलत ही करेंगे और आगे वाला आपको समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, एक चीज पे ध्यान दीजिए। और आज का दूसरा वर्ड रहा despotic। सेम थिंग, देखिए पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पी पे आपको जोर देना होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? और ए के बाद दो बिंदी है, इसका मतलब वो आ हो गया। डेस्पोटिक क्या पढ़ेंगे? डेस्पोटिक। दिस इज एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर बट यूजिंग इन रॉन्ग वे। आपके पास तो पावर है, शक्ति है, जोश है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप गलत इस्तेमाल करते हैं, उस समय आप क्या बोलेंगे? डेस्पोटिक। डेस्पोटिक
जैसे आप देखते होंगे किसी भी देश का, जैसे तानाशाह का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके पास पावर तो अनलिमिटेड रहता है, पूरा कंट्री का पावर उन्हीं के पास रहता है, लेकिन उसको अच्छा के बदले में गलत तरीके से मैंने आपको सताता है, कुछ मैंने अलग इम्पोज कर देता है, जबरदस्ती आप पे थोपता है, तो उसको बोलेंगे डेस्पोटिक। आजकल का एक उदाहरण है नॉर्थ कोरिया में तानाशाह है, वहाँ पे कॉमन आदमी का कुछ भी नहीं चलता है। इवन कि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ऊपर से जो हुक्म आता है वही करना पड़ता है, उनका अपना कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज ड्यू टू ए हैंडफुल ऑफ डेस्पोटिक एंड करप्ट पॉलिटिशियन, श्रीलंका इज इन डायर सिचुएशन। ये आप भी भले भांति इससे परिचित होंगे। आज की सिचुएशन से जो श्रीलंका में चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, जो पॉलिटिशियन था, जो कि आपको उनके पास पावर था, लेकिन गलत तरीके से मान लीजिए देश का जो पैसा था अपने अकाउंट में डाल के, और कुछ करप्ट पॉलिटिशियन मिलकर के पूरा देश का पूरा हालत खाली कर दिया, ट्रेजर खाली हो गया, इसलिए बैंकरप्सी हो गया। इसलिए मैं एग्जांपल इस पे दिया, ड्यू टू हैंडफुल ऑफ डेस्पोटिक एंड करप्ट पॉलिटिशियन, श्रीलंका इज इन डायर सिचुएशन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन डायर सिचुएशन मीन्स होता है खराब स्थिति, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर लोग, चंद लोग हम लोगों को, मतलब बड़ी संख्या पे, मेजोरिटी पर वो अपना रूल चलाता है, क्योंकि उनको थोड़ा बुद्धि है, और हम लोग ऐसे लोगों को चयन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को इलेक्ट कर लेते हैं जिनको होना नहीं चाहिए उस पोस्ट पे, लेकिन वो ऐसे पोस्ट पे जाके वो क्या करेगा उनको मालूम नहीं, वो गलत कामों में संलिप्त हो जाता है और सब पैसा, देश का पैसा बाहर रख देता है। लेकिन मैं इसमें फिर ये बोलना चाहूंगा कि अपने लोग फॉर्चुनेट है कि अपने देश में ऐसा हालात नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी के हाथ में कमान है। ये सिचुएशन श्रीलंका के बारे में है। दूसरा एग्जाम्पल, डेस्पोटिक रेजिम गवर्नमेंट, डेस्पोटिक रेजिम और गवर्नमेंट। मैंने ये हुआ कि मान लीजिए गवर्नमेंट है या रेजिम जो है, जो कि बहुत ही तानाशाह है, तो इसको मैं ये बोला जब यूज करेंगे तो डेस्पोटिक रेजिम या गवर्नमेंट। एज फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। तीसरा एग्जांपल है मिलिट्री रूल ऑफ म्यांमार इज अकीन टू ए डेस्पोटिक रिजाइम। मिलिट्री रूल ऑफ म्यांमार इज अकीन टू डेस्पोटिक रिजाइम। जैसे आपको पता है कि अभी म्यांमार में भी यही हालत है, मिलिट्री रूल चल रहा है, और वहां पे क्या है कि आम आदमी का जो डेमोक्रेसी जो था, मैंने स्वतंत्रता जो था, मैंने लीवे ऑफ फ्रीडम ऑफ जो स्पीच था, उसको बंद कर दिया गया है, तो जो कि अच्छा नहीं है। तो मैंने उसको भी हम बोलेंगे कि गलत ढंग से उसको यूज कर रहा है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल फिर से एक बार देख लीजिए, मिलिट्री रूल ऑफ म्यांमार इज अकीन टू ए डेस्पोटिक रेजिम। तो आप आज का तीसरा वर्ड, bow मीन्स होता है झुकना, मीन्स टू बेंड योर हेड, और ये नॉन भी होता है, वर्ब और नॉन दोनों रूप में यूज होता है। टू बेंड योर हेड, अब हम लोग में से बहुत सारे आदमी इसको जानते भी होंगे, इस वर्ड से वाकिफ भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सिचुएशन में आया तो मैं सोचा कि थोड़ा इसको डिलिनिएट किया जाए, उसको थोड़ा अच्छे से समझाया जाए। आपको भी मालूम होगा कि जब आप नमाज अदा करते हैं या मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे आदमी ज्यादातर अपना सिर झुकाता है, या किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं उस समय अपना सिर झुकाता है। मीन्स हर स्थिति में आप देखेंगे कि आदमी अपना सिर झुकाता है। या आप गलत काम करते हैं तो पुलिस के सामने आपको सर झुकाना पड़ता है, या आप अच्छा काम करते हैं उस समय भी आपको सिर झुकाना होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, यू शुड बो योर हेड इन प्रेयर। यू शुड बो योर हेड इन प्रेयर, मैंने प्रार्थना, जब भगवान को प्रार्थना आप करते हैं तो उस समय आपको सर झुकाना चाहिए। तो ये एग्जांपल है, यू शुड बो योर हेड इन प्रेयर। दूसरा एग्जांपल, नेवर बो डाउन बिफोर डिफिकल्टीज। यस, डिफिकल्टी कितना भी कठिन हो, आपको झुकना नहीं चाहिए। हम ना झुकेंगे ना हम रुकेंगे, बस जोश है तो हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ये आपको रहना चाहिए, तो इसलिए मैं एग्जांपल दिया, नेवर बो डाउन बिफोर डिफिकल्टीज। इसी का यदि सिनोनिम के लेंगे तो उसको को डाउन भी बोलते हैं। चलिए आगे मैं उसके बारे में बात बताऊंगा। थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज ऑन गेटिंग caught रेड हैंडेड चिल्ड्रन bowed their head in shame। मैं बता चुका था कि आप गलत काम करेंगे तो आपको सिर झुकाना पड़ेगा, आपके गार्डन को सिर झुकाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी है, जैसे देखिए यहाँ पे बच्चे जो था कुछ गलत काम कर रहा था, उसको गलत मैंने रंगे हाथ पकड़ लेने पर वो बच्चे जो था सेम से मैंने शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। इसको बोलेंगे ऑन गेटिंग caught red handed children bowed their head in shame। My dear friend, just I am going to tell you one thing which is very important. Please, if you like it, so please share and subscribe it,
and मैं ये बोलूंगा केवल आप 20 मिनट यहाँ पे बिताएंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका वर्ड का लेवल जो होगा, जो अभी प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, आपका जो अभी का जो नॉलेज है, बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। और मैं यूजिंग के साथ भी बताता हूँ, कॉमन एग्जांपल भी देता हूँ, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अपने आम जिंदगी में भी उतार सकते हैं। means of our saying to convey this about this Danan English initiative to your friend, well-wisher and Keith and Kin, so that they know exactly what the exact using of word or sentence. और जो कोई भी मान लो पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड हो गए, वो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, इसका लिंक मैं दे देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां पे जाएंगे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी डैन इंग्लिश का मोटो है कि एक मतलब बिहार बोलेगा अंग्रेजी, तो मैं चाहता हूं कि खासकर बिहार बोलेगा मतलब हिंदी बेल्ट से जो है जो उनको ज़्यादातर दिक्कत होता है, उन लोगों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक सफल होगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग पूरे जोश के साथ, मैं चाहता हूं कि सब एक आदमी एक जो इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत होता है, ताकि वो बोल सके, अच्छे ढंग से बोल सके, धारापुरा बोल सके, बेअटक बोल सके। देखिए जो से रिलेटेड था, तो मेरा आज का चौथा वर्ड है इरप्रेसिबल। इरप्रेसिबल, देखिए पी पे लकीर है, पी के ऊपर लकीर है, और आई से पहले भी के नीचे लकीर है, तो इसका मतलब आई पे जोड़ नहीं देंगे। पी के ऊपर लकीर है, तो इसका मतलब पी पे जोड़ देंगे। तो क्या पढ़ेंगे? इरप्रेसिबल, इरप्रेसिबल, इरप्रेसिबल। इसको बोलेंगे इरप्रेसिबल, इरप्रेसिबल। दिस इज एडजेक्टिव ऑन फुल ऑफ एस्प्राइट, गस्टो, एंथुसियाज्म, मींस जोश से भरा हुआ, जोशीला, जोश से भरा हुआ। इम्पॉसिबल टू, उनके पास इतना जोश है कि आप उनको रोक नहीं सकते हैं। मतलब वो डिसीजन ले चुका है तो करना ही करना है, क्योंकि जोश से लबालब है, भरा हुआ है। मैंने बोला जाता है ना कि जो कदम बढ़ा अब रुकने वाला नहीं है, तो इस सेंस में इसको यूज करेंगे। फुल ऑफ एस्प्राइट, गस्टो, एंथुसियाज्म, मैंने इतना एनर्जी भरा है कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। पहला एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड इज even intermittent jolt couldn't dampen his irrepressible spirits. मैंने इसका अर्थ ये हुआ इवन इंटरमीडिएंट जो होता है, जैसे मैं दिया था इससे पहले एपिसोड में ऑन एंड ऑफ, उसके मैंने सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं उसको। इंटरमीडिएंट में रुक के, जो उनको जोल्ट मैंने बाधाएं आया, लेकिन तो अभी डैम्पन मैंने होता मैंने कम करना, तो उनके जोश को कम नहीं कर पाया। उनका जो ये जो फुल ऑफ जो एनर्जी था, कुछ करने का जो जोश था उसको कम नहीं कर पाया। कितना भी जोल्ट आया, रुक के जोल्ट आया, तो अभी वो रोक नहीं पाया। एंड सेकंड एग्जांपल, आवर मोस्ट लवेबल पीपल, lovable leader, our Prime Minister Narendra Modi ji is really irrepressible person. ये आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं और सब बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एनर्जी से भरे हुए हैं। इतने एज में भी बहुत ही एनर्जेटिकली सब काम करते हैं, इसलिए मुझे ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल लगा। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज रियली irrepressible पर्सन। मतलब ये पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके जो आदमी को कदर करना ही चाहिए। आपको मालूम होगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब ध्यान में रख के लेते हैं। थर्ड एग्जांपल इज irrepressible leader is always aligned with irrepressible mob. सॉरी देखिए, ये है इरिस्पॉन्सिबल लीडर इज ऑलवेज अलाइंड विद इरप्रेसिबल मॉब। मैंने ये बोल रहा हूँ कि जो लीडर जो है, जो मैंने इरिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो क्या सहारा लेता है? जो एनर्जी से भरा हुआ जो मॉब जो रहता है, जो मैंने झुंड जो रहता है, उसके साथ ही वो हमेशा वो उसका संबंध रहता है, क्योंकि वो आगे वैसे जाएगा तो दिखा नहीं पाएगा कुछ, तो इसलिए उनको सहारा लेना पड़ता है इरप्रेसिबल मॉब का। मैंने कि जो एनर्जी से भरा हुआ जो है, जिसको रोक नहीं सकते, जो झुंड जो बोलते हैं, बस एक बार हवा दे दिया कि बस वो कूद पड़ता है। तो इसको इसलिए एग्जांपल पे यूज किया हूं। इररिस्पॉन्सिबल लीडर इज ऑलवेज अलाइंड विद इरप्रेसिबल मॉब। इसको ऐसे लीजिएगा, उससे पहले थोड़ा गलती हो गया था, उस पर आप गौर कीजिएगा। चलिए आज का पांचवा वर्ड है लूम। देखिए यू के बाद डबल बिंदी है, जिसका मतलब ओ को थोड़ा लंबा करके बोलेंगे। लूम, दिस इज अ वर्ब, लार्ज एंड थ्रेटनिंग। लूम कैसे बोलेंगे? लूम। लूम माने होता है लार्ज एंड थ्रेटनिंग, मतलब बहुत बड़े संख्या में जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिफिकल्टी हो, ज्यादा चीज बढ़ जाता है, बड़े पैमाने पे फैल जाता है, और जो बड़े पैमाने पे आपको इफेक्ट कर सके उसको बोलेंगे हम लूम। जैसे पहला एग्जांपल देखिए,
करंट डेफिसिट इज लोइंग लार्ज ऑन इकोनॉमी। माने करंट डेफिसिट जो होता है, माने मान लीजिए घाटे में जो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है लेकिन आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं, तो 9 रुपया जो आपका डेफिसिट जो हुआ वो इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है जो इकोनॉमी के लिए घातक हो रहा है, वो बहुत बड़ा माने सिरदर्द बनते जा रहा है। इसलिए उसको बोलेंगे हम करंट डेफिसिट इज लोमिंग लार्ज ऑन इकोनॉमी। दूसरा एग्जांपल, Amidst looming problems, Prince thought to try to do different. Amidst looming problems, Prince thought to try to do different. अपना एक स्टूडेंट है प्रिंस, जो बहुत जोशीला है, जब यहाँ पर आया था तो उनको 4 लाइन 5 लाइन लिखने में भी दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज धारापुर अंग्रेजी बोलता है, अच्छा लिखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। इसलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। Amidst looming problems, Prince thought to try to do different. माने इतना डिफिकल्टी होने के बावजूद भी, इतने डिफिकल्टी के बीच में भी वो कुछ अलग करने का सोचते हैं, माने सोचे कि मैं मुझे कुछ अलग करना है, तो इसलिए मैं इस एग्जांपल दिया, amidst looming problems Prince thought to try to do different। तीसरा एग्जांपल, ब्लैक क्लाउड इज लूमिंग इन द स्काई। बारिश जब होने को होता है या होने वाला होता है तो आप देखेंगे जो बादल है वो काला हो जाता है, तो ब्लैक क्लाउड इज लूमिंग इन द स्काई। मैंने जिसको नहीं बोलते बादल लटक रहा है, उसके ऊपर पूरा ये ढक देता है पूरा स्काई को, काला काला हो जाता है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है, उसको बोलेंगे ब्लैक क्लाउड इज लूमिंग इन द स्काई। और एक इसका नॉन भी है जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट ऑन विच थ्रेड इज वोवन इनटू क्लोथ। मीन्स कपड़ा बुनने के लिए जो हम जो यंत्र का जो इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लूम। मीन्स जैसे ये वीव जो होता है, वीव मैंने होता है बुनना, उसका थर्ड फॉर्म होता है ओवन। इसलिए मैं बताया कि इक्विपमेंट ऑन व्हिच थ्रेड इज ओवन इनटू क्लॉथ, क्योंकि आप जानते होंगे ये वर्ड जुल्हा बोलते हैं ना। ये आप इस सेंटेंस को देखिए, ये जो इज ओवन जब आपको पता होगा, ये जब पैसे पढ़ेंगे तो इसमें जब क्लियर होता है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश से रिलेटेड तो प्लीज नॉक द डोर ऑफ द डायन इंग्लिश and make up your mind to down on English. 100% you can speak just like a native speaker. Yes, ये मेरा दावा नहीं है, 100% होता है। विद्यार्थी से पूछे कि विद्यार्थी बहुत बोलता है यस धारापुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड और नॉट। देखिए आज का छठा वर्ड है इराट्री वावल। ये एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे आय से पहले नीचे लकीर है, इसका मतलब आय पे हम जोड़ नहीं देंगे। टी के ऊपर लकीर है तो इसका मतलब टी पे जोड़ देंगे। और आय के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब आय को लंबा करके बोलेंगे ई नहीं बोलेंगे ई। तो कैसे बोलेंगे? इराट्री वावल। इसको बोलेंगे इराट्री भावल। This is adjective, impossible to return in previous condition, impossible to correct. मान लीजिए आपका पहला जो स्थिति होगा वो अच्छा हो या जो हो, तो आप उस स्थिति में पुनः वापस आना बहुत ही मुश्किल है। जो मान लीजिए कुछ गलत हो गया होगा उसको सही करना बहुत ही मुश्किल है। इसको इसलिए यूज करेंगे हम इराट्री भावल। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्रिटिश इकोनॉमी सिम्स इराट्री भावल। मैंने ब्रिटिश इकोनॉमी जो था, जो कोरोना जो आया 2020 में, उसके कंडीशन में भी अभी तक लौट नहीं पाया, तो इसलिए बोलता है कि वो असंभव लगता है कि वहां तक जाने में। इसलिए बोलते हैं ब्रिटिश इकोनॉमी सिम्स इराट्री भावल। देखिए केदारनाथ का टेम्पल जहाँ पे फ्लड से पूरा बर्बाद हो गया था, लोग बोल रहे थे कि अभी ठीक नहीं होने वाला है। उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, केदारनाथ टेम्पल व्हिच डैमेज्ड इन फ्लड वाज सेड दैट इट इज इराट्रीवेबल। मतलब वो असंभव है उसको ठीक करना, लेकिन ड्यू टू आवर प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव केदारनाथ टेम्पल अभी बहुत अच्छे ढंग में, अच्छे अपने प्रीवियस कंडीशन में आ गए हैं। तो इसलिए इसका देखिए थोड़ा उच्चारण अच्छे ढंग से देखिए, थोड़ा ये डिफिकल्ट है। इराट्रीवेबल। देखिए तीसरा एग्जांपल है, फ्रॉम मेनी माउथ यू मे हैव हर्ड दैट इट इज इराट्रीवेबल फॉर श्रीलंका टू गेन देयर लॉस्ट ग्लोरी। फ्रॉम मेनी माउथ्स यू मे हर्ड that it is irretrievable for Sri Lanka to gain their lost glory.
यानी कि आप बहुत के मुंह से ये सुने होंगे कि जो श्रीलंका का जो पहला जो ग्लोरी था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर आदमी टूरिस्ट जाता था, उसमें वापस आना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसलिए बहुत मुंह से तो इसको बोलेंगे फ्रॉम मेनी माउथ यू मे हैव हर्ड दैट इट इज इरिटेबल फॉर श्रीलंका टू गेन देयर लॉस्ट ग्लोरी। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इसलिए अपना हिम्मत नहीं हारिए, जोश रखिए, जोशीला बनिए, सकारात्मक सोच के साथ वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं और जो आप बनना चाहते हैं। चलिए आज का 8वां वर्ड है इरेवोकेबल। इरेवोकेबल, देखिए आर पे जोर है, आर पे जोर है तो आर के ऊपर लकीर, तो इसका मतलब आर पे जोर देना होगा। ये पहले भी वीडियो में बार बार अमटीन टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। आर के पहले आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे जोर देना होगा। इरेवोकेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है इम्पॉसिबल टू चेंज। मैंने जो आप डिसीजन ले लिए हैं उसको आप बदलना मुश्किल है। मैंने इस वहां हम यूज करेंगे इरेवोकेबल, जैसे जो कदम आगे बढ़ा वो पीछे नहीं हटेगा, बस वही है इरेवोकेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, डैनन इंग्लिश has taken irrevocable decision to make the students fluent in English. यस, ये डैनन इंग्लिश का इरेवोकेबल डिसीजन है कि एक एक आदमी को जो कमजोर हो, अच्छा हो, जो नए सीखने के लिए दम तत्पर हो, सकारात्मक सोच के साथ आता है, तो 100% दे कैन स्पीक जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। इसलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, बाय डिंट ऑफ irrevocable decision he changed his life style। मैंने बाय डिंट ऑफ के मतलब होता है के द्वारा, इसका क्या अर्थ हुआ? बाय डिंट ऑफ माने के द्वारा, मतलब जो इम्पॉसिबल डिसीजन, मतलब बोलते हैं बाय डिंट ऑफ इरेवोकेबल डिसीजन में वो ऐसा डिसीजन ले लिया कि हम अपने जिंदगी को पूरा बदल देना है, पूरा 180 डिग्री की रफ्तार में बदल देना है, तो बदल दिया। कब, कैसे? तो बाय डिंट ऑफ इरेवोकेबल डिसीजन ही चेंज हिज लाइफ स्टाइल। तीसरा एग्जांपल है, इट वाज इरेवोकेबल डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिमोनेटाइज द करेंसी। आप याद कीजिए वो दिन जब प्राइम मिनिस्टर जी ने डिमोनेटाइजेशन का घोषणा किए थे, तो उनका क्या था कि ऐसा डिसीजन था जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एकदम पूरा बोल्ड डिसीजन था, तो इसलिए बोलेंगे इम्पॉसिबल टू चेंज ऐसा डिसीजन। तो इट वाज इरेवोकेबल डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिमोनेटाइज द करेंसी। और आज का मेरा 9th वर्ड है बी रेयरिंग टू डू समथिंग। Be raring to do something. This is idioms. इसका energetic to do, eager to start means बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत उत्सुक हो कुछ काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए जो उत्सुक रहता है उसको बोलते हैं be raring to do something, energetic to do, eager to start। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ऑल पार्टीज आर प्रिपेयरिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शन व्हिच इज टू हैपन इन 2024 एंड नाउ ऑल आर रेयरिंग टू गो। मैंने ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए सब उत्सुक है, काफी ज्यादा उत्सुक है, उसके लिए तैयार है। मैंने कब ये इलेक्शन हो उसके लिए सब तैयार है। अभी आपको देखने को मिलता होगा, अभी शुरू हो गया है, सब एक दूसरे पे ताना का छिटा कसी शुरू हो गया है, क्योंकि उसका अभी से समीकरण चालू होगा, तब जाके 2024 में जाकर के इलेक्शन होता है, फिर उसका परिणाम होता है। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट ऑल स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड एंड दे आर रेयरिंग टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मींस एग्जाम में अगर स्टूडेंट अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है तो नेचुरली थोड़ा भी शंका नहीं रहता है, थोड़ा भी नेगेटिव नहीं रहता है, और वो 100% वो अच्छा मार्क लाने का वो तत्पर रखता है। तो वो बोलता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड एंड दे आर रेयरिंग टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और आज का 10वां और फाइनल वर्ड है टेक द रफ विद द स्मूथ। Take the rough with the smooth. This is a good word. This is a good idioms. And if you use in daily chores, automatically your standard, your treatment should be different. इसका अर्थ हुआ टू एक्सेप्ट एनी कंडीशन, एनीथिंग वेदर बैड और गुड और डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने कैसा भी सिचुएशन रहे आपका, खराब रहे, अच्छा रहे, बहुत कठिन रहे, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेक द रफ विद द स्मूथ। इसके लिए आप अलग अलग ढंग का आप यूज करते होंगे आज से पहले वर्ड, लेकिन मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए ये इडियम्स, टेक द रफ विद द स्मूथ, जिसको हम टॉलरेट भी बोलते हैं, इंडोर भी बोलते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, विदाउट नोइंग इंग्लिश इट इज इम्पॉसिबल टू टेक द रफ विद द स्मूथ, पर्टिकुलरली इन सच कॉम्पिटिटिव एरा। क्योंकि आजकल का ये कॉम्पिटिटिव एरा है, उसमें बिना नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोला कि मुश्किल है, तो इसलिए विदाउट नोइंग इंग्लिश इट इज इम्पॉसिबल टू टेक द रफ विद द स्मूथ, पर्टिकुलर इन सच कॉम्पिटिटिव एरा। मीन्स ऑफ आवर सेइंग, आवर अर्ज, आवर सजेशन, आवर रिक्वेस्ट, please if you want to learn English,
100% you can speak, 100% you can write by being into Danan English. And the second example of this word is after getting married, you must take the rough with the smooth together. मीन्स शादी के बाद पति पत्नी दोनों को जैसा सिचुएशन हो, खराब हो अच्छा हो, दोनों को भुगतना पड़ता है, दोनों को सहना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक्सेप्ट भी करना भी चाहिए, और करता भी है और करना भी चाहिए। तो चलिए अभी मैं पूरा वर्ड आपको डिलिनिएट कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और हम आते हैं आज के सिचुएशन पर। सिचुएशन और प्लॉट जो पहले नहीं समझ पाए होंगे, अभी मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए, neither nefarious type people nor despotic power can bow our irrepressible prime minister even amidst looming problems and irretrievable damage to the world. It is our Prime Minister and due to their irrevocable decision to make us raring to go, and we all take the rough with the smooth. In the long run, we all are safe and sound. मुझे लगता है कि अभी आप ये समझ गए होंगे। सिचुएशन बनाइए, उसको अपने अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन में ढालिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है कि आपका ये वर्ड आपका हो जाएगा, और इसे वर्क कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।